हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक सक्सेस पॉइंट। स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 12th के लिए एक हिंदी का मॉडल पेपर से रिलेटेड है। ठीक है, हिंदी का जो है मॉडल पेपर है और इसमें मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ओके स्टूडेंट, चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। तो जो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो शिक्षा का उद्देश्य है वो किस विधा की रचना है, कहानी की है, उपन्यास है, आलोचना है, जीवनी है, क्या है। तो शिक्षा का उद्देश्य जो है वो क्या है, एक निबंध विधा की रचना है। ठीक है, और इसका जो आंसर है, इसके जो राइटर हैं वो है डॉक्टर संपूर्णानंद, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है स्टूडेंट्स, डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, लल्लू लाल की रचना है। जो लल्लू लाल है वो एक राइटर है, उनकी रचना है। ठीक है, तो लल्लू लाल की जो रचना है वो है प्रेम सागर। लल्लू लाल की रचना का नाम क्या है? प्रेम सागर। ठीक है, लल्लू लाल की रचना का नाम क्या है? प्रेम सागर। तो जिसके अदर ऑप्शन है, ठीक है, वो भी जो रचनाएं लिख रही हैं वो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप इसको भी मैं सारे आपको बता देता हूं, इसके जो राइटर हैं, ठीक है, वो कौन कौन है। देखिए, सुख सागर। ठीक है, सुख सागर के जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, वो है मुंशी सदा सुख लाल। आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, इसमें भी सुख है और इनके जो राइटर है मुंशी सदा सुख लाल सागर, उसमें भी सुख है। परीक्षा गुरु, जो परीक्षा गुरु है वो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। परीक्षा गुरु, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है कि हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम बताइए, तो उसका नाम है परीक्षा गुरु। ठीक है, परीक्षा गुरु इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? रानी केतकी की कहानी के लेखक है मुंशी सदा सुखलाल। ठीक है, मुंशी इंशाअल्लाह खां, सॉरी, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? मुंशी इंशाअल्लाह खां। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके लिए डिस्कस कर दिए मैंने और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ये सारे। ठीक है, नेक्स्ट, पर्दा कहानी के लेखक हैं। जो पर्दा कहानी के लेखक हैं वो है यशपाल। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल। लेकिन इसके साथ जो अदर जो ऑप्शन है मैं उनको भी आपके लिए डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, प्रेमचंद, ये बहुत ज्यादा फेमस हिंदी के कौन है? कवि भी हैं, ठीक है, पोइट भी हैं, राइटर भी हैं। ठीक है, ठीक है, निबंध लिखे हैं इन्होंने, उपन्यास लिखे हैं इन्होंने। ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, अब इनकी जो कुछ रचनाएं हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, वो मैं आपको बताता हूं, आप उसे नोट डाउन जरूर कर ले अपने पास। ठीक है, देखिए, जो प्रेमचंद है उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं? प्रेमचंद ने, देखिए, एक तो है गोदान, गबन, सदन, निर्मला, कफन। गोदान, गबन, सदन, निर्मला और कफन। ठीक है, और ये सारे इनकी रचनाएं किनकी? मुंशी प्रेमचंद की। गोदान, गबन, सदन, निर्मला और कफन। ठीक है, और कौन कौन सी है इसके अलावा? ईदगाह, पूस की रात, नमक का दरोगा। ठीक है, ईदगाह, पूस की रात, नमक का दरोगा। इसके अलावा भी अदर इनकी जो है कुछ रचनाएं हैं, लेकिन मैंने जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उन्हीं को आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे जयशंकर प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है कि जो छायावाद के जनक है वो कौन है, छायावाद के पिता कौन है, ठीक है, या छायावाद के संस्थापक कौन है, तो वो है जयशंकर प्रसाद। छायावाद एक युग का नाम है। ठीक है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? कामायनी, अच्छा, कामायनी एक महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का, कामायनी एक महाकाव्य है। और रचनाएं इनकी कामायनी के बाद कौन कौन सी? देखिए, एक है झरना, कुसुम, लहर, झरना, कुसुम, लहर, आंसू, कंकाल, तितली, इरावती, अजातशत्रु, एक घूंट और ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, दोबारा मैं बताऊं आपको, आप नोट डाउन कर लें। झरना, तितली, कुसुम, लहर, कामायनी, आंसू, कंकाल, तितली, इरावती, अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु, एक घूंट, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, ये सारी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हो गई। ठीक है, अमरकांत, अदर ऑप्शन है अमरकांत। तो अमरकांत की, ठीक है, रचनाएं मैं बताता हूं। एक है जिंदगी और जोंक, जिंदगी और जोंक, मौत का नगर। प्लीज स्टूडेंट्स, आप इन्हें नोट डाउन जरूर करें। ठीक है, अमरकांत की जिंदगी और जोंक और मौत का नगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। जो आवारा मसीहा है उसके रचनाकार कौन है? तो आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। आवारा जो मसीहा के रचनाकार हैं वो है विष्णु प्रभाकर।
ठीक है। और विष्णु प्रभाकर की एक रचना और फेमस है, वो है अर्धनारीश्वर, ठीक है, अर्धनारीश्वर। तो इसके जो अदर ऑप्शन है उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी, इनकी जो है गेहूं और गुलाब और चिंता के फूल और माटी, तीन इनकी रचनाएं मैंने आपको बता दी हैं। गेहूं और गुलाब, चिता के फूल और माटी, गेहूं और गुलाब, चिता के फूल और माटी, ठीक है। किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी की। अगला ऑप्शन है हमारा रांगे राघव। रांगे राघव, तो राहुल सांकृत्यन के बारे में बात करते हैं पहले। राहुल सांकृत्यन, ठीक है, इनको महापंडित के नाम से जाना जाता है। राहुल सांकृत्यन को महापंडित के नाम से जाना जाता है। इनकी जो अन्य रचना है वो है मेरी जीवन यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, लहासा की ओर, ठीक है, आधा ला हा सा, लहासा की ओर, ठीक है, और नए भारत के नए नेता और बोलगा से गंगा, बोलगा ते गंगा, ठीक है, बोलगा ते गंगा, इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। कौन कौन सी? मेरी जीवन यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, लहासा की ओर, नए भारत के नए नेता, बोलगा ते गंगा, ठीक है। और राहुल सांकृत्यन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? महापंडित, ठीक है, हिंदी साहित्य में इनको महापंडित के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक है। जो बाणभट्ट है वो किसने लिखी है? जो बाणभट्ट की आत्मकथा है वो किसने लिखी है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा लिखी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है। बाणभट्ट की जो आत्मकथा लिखी है वो लिखी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन नंबर 4, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाणभट्ट की आत्मकथा लिखी है। अदर ऑप्शन क्या क्या है इसके? देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग नाम पड़ा है, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि द्विवेदी युग का किस के नाम पर पड़ा है, ठीक है, किस लेखक के नाम पर पड़ा है द्विवेदी युग? तो वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। सरदार पूर्ण सिंह की जो फेमस जो कृति है वो है आचरण की सभ्यता, ठीक है, आचरण की सभ्यता। महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो अन्य रचना है वो है बिखरे मोती, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की बिखरे मोती एक कहानी संग्रह है, ठीक है, बिखरे मोती एक कहानी संग्रह है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके जो लेखक, इनकी जो कृति है वो है हिंदी साहित्य की भूमिका और सूर साहित्य। जो फेमस है वही मैं आपको बता रहा हूं, वैसे बहुत सारी हैं, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका और सूर साहित्य, अशोक के फूल, कुटज, बाणभट्ट की आत्मकथा, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है अशोक के फूल, कुटज और बाणभट्ट की आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी किस युग की रचना है? देखिए, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, मैंने अभी आपको बताया, और ये एक महाकाव्य है और वो छायावाद जो है उस युग के जनक है। तो ये किस युग की रचना हो जाएगी? छायावादी युग की, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग के हैं? ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर जो है वो प्रगतिवादी युग के जो है कवि है। कौन? रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। इनकी फेमस रचना है उर्वशी, रश्मिरथी, ठीक है, और उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है रामधारी सिंह दिनकर को, ठीक है, ठीक है। रश्मिरथी, उर्वशी और परशुराम की प्रतिज्ञा, रामधारी सिंह दिनकर। और इनको दूसरा राष्ट्र कवि कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, जो रामधारी सिंह दिनकर हैं इनको द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। तो प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, तार सप्तक का प्रकाशन, जो तार सप्तक का प्रकाशन है, जो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है वो कौन सा है? ऑप्शन ए 1941, 1943, 1954, 1947। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपना आंसर देते रहिए कमेंट में, ठीक है, मैं आपके कमेंट भी ले रहा हूं, ठीक है, ओके। तो आप इसका आंसर बताइए, तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो कितना है, ठीक है। तो आप अपना आंसर दीजिए जल्दी से स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1943 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द्विवेदी युग की रचना नहीं है, इसका आंसर बताइए जल्दी स्टूडेंट्स। द्विवेदी युग की रचना नहीं है, ठीक है, द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं है? तो इसमें भी देखिए ऑप्शन ए प्रिय प्रवास, साकेत। साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त, जो कि कौन है? हमारे प्रथम राष्ट्र कवि हैं, उनकी एक महाकाव्य है साकेत, ठीक है। और कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है और वो छायावाद युग की रचना है, तो द्विवेदी युग की रचना नहीं है। आपने अपना आंसर दे दिया, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहें स्टूडेंट्स, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है? कौन सी जो कृति है वो महाकाव्य नहीं है? देखिए, रामचरितमानस जो है वो एक महाकाव्य है और किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने लिखा है, ठीक है। आप अपना आंसर दे दीजिए इसका ऑप्शन नंबर, ठीक है, आप लिख के डालिए डा
ठीक है, और डा का आप आंसर कोई भी 1 2 3 4 ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर दीजिए निम्नलिखित में से कौन सी कृति जो है वो महाकाव्य नहीं है। देखिए, रामचरितमानस महाकाव्य किसने लिखा है? तुलसीदास ने। साकेतिक महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त ने। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का महाकाव्य है। ठीक है, ये भी महाकाव्य है, लेकिन मामा जो है वो महाकाव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सारे हमारे एमसीक्यू जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए। नीचे दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गद्यांश दिया हुआ है और आपको इसके आंसर देने हैं। मैं इस पर टाइम नहीं लूंगा, बस आप जानते ही होंगे गद्यांश का अंदर संदर्भ लिखना है। संदर्भ का मतलब क्या होता है? आपको राइटर का नाम लेना है, लिखना है कि किस राइटर का जो है ये और किस पार्ट से जो ये पंक्तियां हैं वो ली गई हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप इसको देख लीजिए। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और अपनी क्वेश्चन बैंक या अपनी गाइड पर आप जो भी आपके पास हो बुक वगैरह उस पर आप टिक कर लेंगे इसको। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट एक्सपेक्टेड है। ठीक है, गद्यांश। ठीक है, अशोक का फूल सी मस्ती में हंस रहा है पुराने मित्र से, इस तरह से ये वाला पूरा लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नीचे दी गई गद्यांश आ गया और एक पद्यांश। ठीक है, इस पद्यांश पे भी आप टिक कर लेंगे, इसको भी मैं आपके एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। ठीक है, बस आपको संदर्भ सहित इसमें संदर्भ प्रसंग भी लिखा जाता है पद्यांश में। ठीक है, आपको प्रसंग भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा, ये पंचलाइन बहादुर अथवा पंचलाइन कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है आपको। ठीक है, और शब्द सीमा अधिकतम ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है आपको, 80 शब्द इसमें ज्यादा लिखने हैं। ठीक है, या अगर आपको बहादुर अथवा पंचलाइन आपको कहानी नहीं याद है तो आप ये वाली लिख सकते हैं, लाठी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु। देखिए, आपको 4 मिल गए इसमें, बहादुर या पंचलाइन लिखना है। अगर ये दोनों नहीं याद है तो लाठी अथवा ध्रुव यात्रा। तो 4 ऑप्शन आपको चूज करने, इसमें से कोई एक करना है, इसमें से कोई एक करना है। आपको स्वयं पठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड में के एक प्रश्न का उत्तर देना है। खंडकाव्य के कुल एक प्रश्न का उत्तर देना है। जो भी खंडकाव्य आपके अध्यापक आपके टीचर ने आपको लिखा है, आपको उस खंडकाव्य के एक उत्तर का आंसर, एक क्वेश्चन का आंसर देना है, जो भी आपको मुक्ति यज्ञ जो भी लिखा है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का ससंदर्भ जो संस्कृत का है आपको उसका वो करना है। ठीक है, ससंदर्भ व्याख्या मतलब इसका अर्थ लिखना है। ठीक है, निम्नलिखित मुहावरों में किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। 3 मुहावरे दिए हुए, किसी एक का अर्थ लिखना है। मैं तीनों को आपको बता देता हूं, आप तीनों लिख लें। ठीक है, तलवार की धार पर चलना। तलवार की चाल पर धार पर चलने का मतलब है बहुत मुश्किल कार्य करना, बहुत मुश्किल, अत्यंत कठिन कार्य करना। जैसे हमें अंग्रेजों पर कैसे आपको वाक्य में प्रयोग करना है तो आप अपने पास से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं, हमने अंग्रेजों से जो स्वतंत्रता पाई है वो कैसे पाई है? तलवार की धार पर चलकर, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल से। ठीक है, टकासा जवाब देना, इसका जो अर्थ है वो है मना करना, इनकार करना किसी काम को। ठीक है, तो इसका आंसर जैसे जब मैंने पापा से 500 रुपए मांगे तो पापा ने मुझे टकासा जवाब दिया, अर्थात उन्होंने इनकार कर दिया। ठीक है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, आप अपने पापा से रुपए मांगते तो पापा मना करते हैं नहीं करते हैं, तो वो मुहावरे में यूज कर दो। टकासा जवाब देना मतलब इनकार करना। दाल में काला होने का मतलब है कोई संदेह होना, कोई संदेह करना। ठीक है, जब कोई किसी व्यक्ति पर हमें संदेह होता है कि भाई अरे नहीं उसने ये काम किया है शायद, है ना, दाल में कुछ तो काला है, तो आप इसको अपने मुहावरे में यूज कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ है बड़ा चढ़ा कर कहना। मतलब कोई आपने देखा होगा ज्यादातर अपने फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई ऐसा होता है जो क्या करता है, बहुत ज्यादा बातों को बड़ा चढ़ा कर कहता है। तो आप कह सकते हैं किसी का भी नाम लेकर कि जो रोहन है उसका तो व्यवहार ऐसा है, मतलब उसका जो आदत ऐसी है कि वो हमेशा बात को क्या करता है, नमक मिर्च लगाकर बताता है, अर्थात बड़ा चढ़ाकर बढ़ाता है। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद का सही विकल्प का चयन करना है। पहला है तथापि का संधि विच्छेद है। ठीक है, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तत् प्लस पी, तथा प्लस अपी, ता प्लस थापी, तथा प्लस अपी। तो आप इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करें, जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें, ABCD लिख दे। ठीक है, पहले का ABCD इस तरह से लिख दे। तो तथा प्लस तथापि का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तथा प्लस अपी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तथा प्लस अपी। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तथा प्लस अपी। ठीक है, तथा प्लस अपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भी आपका संधि विच्छेद है, परमेश्वर का संधि विच्छेद पूछा है। परमेश्वर का संधि विच्छेद हो जाएगा परम प्लस ईश्वर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर का संधि विच्छेद हो गया परम प्लस ईश्वरा। ठीक है, संस्कृत के हैं, ठीक है, इसलिए विसर्ग लग रहा है इसमें। गायका का संधि विच्छेद हो जाएगा गै प्लस अका, ऑप्शन नंबर सी, गै प्लस अका, गायका। ओके,
दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन बताना है आपको। स्टूडेंट्स, इसके ऑप्शन के आंसर आप जल्दी जल्दी अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। राजनी, राजनी में विभक्ति और वचन बताना है। ठीक है, तो राजनी जो शब्द है, विभक्ति का जो वचन पूछा है, तो ये राजा की जो आपको रूप याद करने, राजा, राजानी, राजनो, ये वाले आपको रूप याद करने किसके, राजा शब्द के। और इसका जो आंसर हो जाएगा राजानी का, वो आंसर हो जाएगा आपका सप्तमी विभक्ति और एक वचन, ऑप्शन नंबर बी, सप्तमी विभक्ति और एक वचन। ओके स्टूडेंट्स, सर्वेसाम में विभक्ति और वचन बताना है। तो सर्वेसाम मतलब सर्वे, जो सर्वे का जो शब्द है सर्वे, उसका आपको विभक्ति और वचन बताना है। तो इसका हो जाएगा षष्ठी विभक्ति और बहुवचन, ऑप्शन नंबर सी, षष्ठी विभक्ति और बहुवचन। आप इनके दोनों के रूप सारे याद कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। इसका तो आप आंसर दे दीजिए प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज आप इसको शेयर करते जाइए। ठीक है, देखिए, वसन और व्यसन। वसन का अर्थ होता है कपड़े, वसन का अर्थ होता है कपड़े या वस्त्र, और व्यसन का मतलब होता है कोई लत, बुरी आदत। ठीक है, लत या आदत या बुरी आदत। तो ऑप्शन देखिए, वसन और व्यसन का, विवश और व्याकुल नहीं, कवच और भोजन नहीं, वसन का मतलब है वस्त्र, तो ऑप्शन नंबर सी, वस्त्र और आदत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंबुज और अंबुद। अंबुज और अंबुद, तो अंबुज का अर्थ होता है कमल, कमल। ठीक है, कमल को और क्या कहते हैं, जलज भी कहते हैं, पंकज भी कहते हैं और सरोज भी कहते हैं कमल को। ठीक है, और अंबुद का अर्थ है बादल, तो ऑप्शन नंबर सी, कमल और बादल इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखने हैं, किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखनी है। ठीक है, चार जो शब्द दे रखे हैं आपको, इनके दो अर्थ लिखने हैं। अंबर का क्या हो जाएगा, आकाश हो जाएगा, नभ हो जाएगा, व्योम हो जाएगा। ठीक है, अंबर का आसमान हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक दो की जगह कितने बता दी, 4-5 बता दिया आपको। ठीक है, अंबर का हो जाएगा। पट, पट का अर्थ होता है, पट का अर्थ होता है वस्त्र। ठीक है, पट का एक अर्थ होता है वस्त्र और दूसरा होता है किवाड़। ठीक है, दरवाजा। पट का क्या होता है, दरवाजा और वस्त्र। विधि का अर्थ होता है किस तरह की व्यवस्था हो रही है ना, विधि का अर्थ एक होता है व्यवस्था और दूसरा होता है कानून। जो हमारे देश के संविधान का विधि है, कानून है, उसको हम विधि को कानून भी कहते हैं। तो इसका एक हो गया व्यवस्था और एक हो गया कानून। नाग, नाग का क्या क्या होता है, देखिए, नाग का हाथी भी कहते, नाग जो है हाथी को भी कहते हैं, सर्प को भी कहते हैं और पर्वत को भी कहते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी दो इसमें से लिख देना, कौन कौन से, हाथी, सर्प और पर्वत। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करिए जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो। इसका जो है आंसर बताइए जल्दी से स्टूडेंट्स। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं, वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो ज्यादा। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, जो आंखों के सामने हो। तो ऑप्शन ए नेत्र सम्मुख, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी आंखों के आगे प्रत्येक आंख। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष। आंख जो आंखों के सामने उसको कहेंगे हम प्रत्यक्ष। जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं हम जिज्ञासु। ठीक है, आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए स्टूडेंट्स, मैं सारे कमेंट्स देख रहा हूं। ठीक है, जिज्ञासु। ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाला कौन है, जिज्ञासु। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, इसको शुद्ध करके लिखना है, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। बैठे हैं की जगह क्या हो जाएगा, बैठे हो। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। तो इसका शुद्ध जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। ठीक है, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया। ठीक है, तो देखिए, कवित्री बहुत बार जो है शुद्ध रूप में भी पूछने के लिए आता है। तो कवित्री लिखा जाता है इस तरह से, का बा या पे छोटी की मात्रा। ठीक है, कवित्री और फिर त्री, कवित्री, इस तरह से कवित्री लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको सही कर देंगे, सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया है। ठीक है, और कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता रहता है। कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। ठीक है, ठीक है, तो कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। ठीक है, ठीक है, आपको दो करने थे। नेक्स्ट, वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखनी है वीर रस की। ठीक है, तो वीर रस की परिभाषा मैं आपके लिए बोल रहा हूं, आप चाहें तो लिख लेना। ठीक है, मैं बहुत सीधी साधारण भाषा में, साधारण शब्दों में इसकी परिभाषा बता रहा हूं। जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति हो। क्या है, जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, वीर रस कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल बहुत ईजी है, मैं आपको लिखा रहा हूं।
ठीक है, कौन कौन सा देखिए, लिखिए। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ये इसका एग्जाम्पल हो जाए, किसका? वीर। इसका दोबारा रिपीट कर रहा हूं एग्जाम्पल। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ठीक है, इसमें एकदम से एक वीर रस की भावना का जो है क्या हो रहा है, हमारे मन में उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार अथवा श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा कोई एक लिखना है। ठीक है, देखिए यहां पर वीर अथवा हासरस में से कोई एक लिखना था। वीर रस मैंने बता दिया, हासरस और बता देता हूं। ठीक है, हासरस का और सुन लीजिए। हासरस का क्या हो जाएगा? जब किसी व्यक्ति की बाणी, वेशभूषा, ठीक है, उसका आकार इत्यादि को देखकर हमारे मन में हास नामक स्थायी भाव जो है उत्पन्न हो, तब हम उसे क्या कहेंगे? हासरस कहेंगे। क्या है? जब किसी व्यक्ति की बाणी, वेशभूषा, विकृत आकार इत्यादि के कारण मन में हास का भाव उत्पन्न हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? हासरस कहते हैं। इसको नोट डाउन जरूर कर लें। इसका एग्जाम्पल है बहुत इजी वाला, मैं बता देता हूं। देखिए, हाथी जैसा देह, गेंडे जैसी चाल, हाथी जैसा देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी और खरबूजे से गाल। ठीक है, क्या हो जाएगा? हाथी जैसा देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। ठीक है, ये हासरस का एग्जाम्पल हो गया आपका। फिर आपका श्लेष अथवा रूप उत्प्रेक्षा अलंकार, इनका उदाहरण बताना। कोई एक श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा में से कोई आपको एक करना है। ऊपर वाले में भी आपको वीर अथवा हासरस में कोई भी एक करना है, मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। इस तरह से मैं श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा को भी बता देता हूं। श्लेष अलंकार क्या है? श्लेष का जो अर्थ होता है वो होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपकना। ठीक है, काव्य में जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हों, मतलब काव्य में जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हों, अर्थात उस शब्द के एक से ज्यादा अर्थ हों, जो एक शब्द है उसके एक से ज्यादा अर्थ हों, तो वहां पर क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, क्या है? क्या है? काव्य में जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हों, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? हमारा श्लेष अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? देखिए, इसका एग्जाम्पल वेरी वेरी इजी एग्जाम्पल है और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, भिखारिन को देखकर पट देत बार बार। ठीक है, भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, इसका मीन्स है यहां पर पट का अर्थ है दरवाजा या वस्त्र, और अभी मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था पट का अर्थ क्या है? वस्त्र और दरवाजा। ठीक है, नेक्स्ट है इसका उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? इसकी परिभाषा लिखिए, आप इसको नोट डाउन करिए। जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना हो, जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु की जो है संभावना या कल्पना हो, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बहुत जो है, और इसमें क्या होता है? मनु मनो, ठीक है, मनु मनहु, ठीक है, और जनु जानहु, ठीक है, शब्द का प्रयोग किया जाता है। मनु मनो, जनु जनु, ठीक है, मनो मनहु और जनो जनहु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतुप पड़्यो प्रभात। ठीक है, मनो नीलमणि सैल पर आतुप पड़्यो प्रभात। ठीक है, इसमें मनु शब्द यूज हो गया, मनु। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल और बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, ठीक है, देखिए, उस काल मोर क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, उस काल मोर क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, इसमें मानो हो गया शब्द यूज। ठीक है, ठीक है, मानो शब्द यूज हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपकी जो मनो मनु जनु जानो शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, दो अथवा सोटा छंद की परिभाषा आप अपने पास से याद कर लेंगे। ठीक है, और उनके उदाहरण भी आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखना है आपको, या शहर में फैली संक्रामक बीमारी, जो जैसे कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि इस टाइम कोरोना आपका संक्रामक एक बीमारी थी। ठीक है, तो उसके रिलेटेड भी ये क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। ठीक है, तो आप इन दोनों को जरूर याद कर लें। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। कौन कौन से निबंध? देखिए, देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। वेरी वेरी मोस्ट जो है मैंने इसमें 5 निबंध के टॉपिक जो है आपके लिए सिलेक्ट किए, आप इनको जरूर याद कर लें। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पूरा मॉडल पेपर हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आपके लिए 10th और 12th की साइंस की भी
पूरी तैयारी की जा रही है, ठीक है। और भी सारे आपको मॉडल पेपर हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को विजिट जरूर करें और उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।